हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग कबन उपन्यास का अध्याय 20 पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। इसके पहले का सारे एपिसोड मेरे चैनल पर अपलोड है। यदि आप लोगों को देखना हो तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कबन उपन्यास का अध्याय 20। रामा शाम को दफ्तर से चलने लगा तो रमेश बाबू दौड़े हुए आए और कल रुपए लाने की ताकीद की। रामा मन में झुलझा उठा। आप बड़े ईमानदार और तुम बने हैं ढोंगिया कहीं का। अगर आपकी जरूरत आ पड़े तो दूसरे के तलवे से हलाते गिरोगे, पर मेरा काम है तो आप आदर्शवादी बन बैठे। यह सब दिखाने के दांत है। मरते समय इसके प्राण भी जल्दी नहीं निकलते। कुछ दूर चलकर उसने सोचा, मैं एक बार रतन के पास चलूं। और ऐसा कोई न था जिसके रुपए मिलने की आशा होती। वह जब उसके बंगले पर पहुंचा तो वह अपने बगीचे में गोल चबूतरे पर बैठी हुई थी। उसके पास ही एक गुजराती जोहरी बैठा संदूक में सुंदर आभूषण निकाल कर दिखा रहा था। रामा को देखकर वह खुश हो गई। आइए बाबू साहब, देखिए सेठ जी कैसी अच्छी अच्छी चीज़ें लाए हैं। देखिए हार कितना सुंदर है। इसके दाम 1200 रुपये बताते हैं। रामा ने हार को हाथ में लेकर देखा और कहा, हाँ चीज़ तो अच्छी मालूम होती है। रतन, दाम बहुत कहते हैं। जोहरी, बाई जी ऐसा हार अगर कोई 2000 में ला दे तो जुर्माना कहिए दूँ। 1200 मेरी लागत बैठ गई है। रामा ने मुस्कुरा कर कहा, ऐसा ना कहिए सेठ जी, जुर्माना देना पड़ जाएगा। जोहरी, बाबू साहब हार तो 100 में भी आ जाएगी और बिल्कुल ऐसा ही, बल्कि चमक दमक में इससे भी बढ़कर। मगर परखना चाहिए। मैं खुद ही आपसे मोल तोल की बात नहीं की। मोल तोल अनाड़ियों से किया जाता है, आपसे क्या मोल तोल। हम लोग नीरे रोजगारी नहीं हैं बाबू साहब। आदमी के मिजाज देखते हैं। श्रीमती जी का क्या अमीराना मिजाज दिखाया है कि वाह। रतन ने हार का लुप्त नज़रों से देखकर कहा, कुछ तो कम कीजिए सेठ जी, अपने तो जैसे कसम खा ली है। जोहरी, कमी का नाम ना लीजिए हुजूर, यह चीज़ आपकी भेंट है। रतन, अच्छा एक बात बतला दीजिए, कम से कम इसका क्या लोगे। जोहरी ने कुछ तुच्छ होकर कहा, 1200 रुपये और 12 कौड़ियाँ होगी हुजूर। आपसे कसम खाकर कहता हूँ, इसी शहर में 1500 का बेचूंगा और आपसे कह जाऊंगा किसने लिया। यह कहते हुए जोहरी ने हार को रखने का केस निकाला। रतन ने विश्वास हो गया कि कुछ कम ना करेगा। बालकों की भांति अधीर होकर बोली, आप तो ऐसे समेटे लेते हैं कि हार को नज़र लग जाएगी। जोहरी, क्या करूं हुजूर, जब ऐसे दरबार में चीज़ की कदर नहीं होती तो दुख होता है। रतन ने कमरे में जाकर रामा को बुलाया और बोली, आप समझते हैं यह कुछ और उतरेगा। रामनाथ, मेरी समझ में तो चीज़ 1000 से ज़्यादा की नहीं है। रतन, होगा, मेरे पास 600 रुपये हैं। आप 400 रुपये का प्रबंध कर दे तो ले लूँ। यह इसी गाड़ी की काशी जा रहा है, उधार ना मानेगा। वकील साहब किसी जलसे में गए हैं, 9-10 बजे से पहले ना लौटेंगे। मैं आपको कल रुपए लौटा दूंगी। रामा ने बड़े संकोच के साथ कहा, विश्वास मानिए, मैं बिल्कुल खाली हाथ हूँ। मैं तो आपसे रुपए मांगने आया था। मुझे बड़ी सख्त ज़रूरत है। वह रुपए मुझे दे दीजिए। मैं अपने लिए कोई आपके लिए अच्छा सा हार यहीं से ला दूंगा। मुझे विश्वास है ऐसा हार 700-800 में मिल जाएगा। रतन, चलिए, मैं आपकी बातों में नहीं आती। 6 महीने से एक कंगन तो बनवा ना सके, अब हार क्या लाएंगे। मैं यहाँ कई दुकानें देख चुकी हूँ, ऐसी चीज़ शायद ही कहीं निकले, और निकले भी तो इसे डेढ़ियों दाम देने पड़ेंगे। रामानाथ, इसे कल क्यों न बुलाए। इसे सौदा बेचने की गरज होगी तो आप ठहरेगा। रतन, अच्छा कहिए, देखिए क्या कहता है। दोनों कमरे के बाहर निकले। रामा ने जोहरी से कहा, तुम कल 8 बजे क्यों नहीं आते। जोहरी, नहीं हुजूर, कल काशी में 2-4 बड़े राइसों से मिलना है। आज के न जाने
से बड़ी हानि हो जाएगी। रतन, मेरे पास इस बस 600 रुपये है, आप हार दे दीजिए, बाकी के रुपए काशी से लौट कर ले जाइएगा। जौहरी, रुपए का तो कोई हर्ज ना था, 2 महीने में ले लेता, लेकिन हम परदेसी लोगों का क्या ठिकाना, आज यहाँ है कल वहाँ है, कौन जाने यहाँ फिर आना हो या ना हो। आप इस वक्त 1000 दे दे, 200 फिर दे दीजिएगा। रामानाथ, तो सौदा ना होगा। जौहरी, इसका अधिकार आपको है, मगर इतना कह देता हूँ कि ऐसा माल फिर ना पाइएगा। रामानाथ, रुपए होंगे तो माल बहुत मिल जाएगा। जौहरी, कभी कभी दाम रखने पर भी अच्छा माल नहीं मिलता। यह कहकर जौहरी ने फिर हार को केस में रखा और इस तरह संदूक समेटने लगा मानो एक क्षण भी ना रुकेगा। रामा ने रोया रोया कान बना हुआ था, मानो कोई कैदी अपनी किस्मत का फैसला सुनने पर को खड़ा हो। उसने हृदय की सारी ममता, ममता का सारा अनुराग, अनुराग की सारी अधीरता, उत्कंठा और चेष्टा उसी हार पर केंद्रित हो रही थी, मानो उसका प्राण उसी हार के दोनों में जा छिपे थे, मानो उसका जन्म जन्मांतरों का संचित अभिलाषा उसी हार पर मंडरा रही थी। जौहरी ने संदूक बंद करते देखकर वह जल विहीन मछली की भांति तड़पने लगी। कभी वह संदूक खोलती, कभी वह दराज खोलती, पर रुपए कहीं ना मिले। सहसा मोटर की आवाज़ सुनकर रतन ने फटाक की ओर देखा। वकील साहब चले आ रहे थे। वकील साहब ने मोटर ब्रह्मदेव के सामने रोक दी और चबूतरे की तरफ चले। रतन ने चबूतरे से नीचे उतरकर कहा, आप तो 9 बजे आने को कहा गए थे। वकील, वहाँ काम ही पूरा ना हुआ, बैठकर क्या करता, कोई दिल से तो काम करना ही नहीं चाहता, सब मुफ्त में नाम कमाना चाहते हैं। यह क्या कोई जौहरी है? जौहरी ने उठकर सलाम किया। वकील साहब, रतन ने बोले, क्यों, तुमने कोई चीज़ पसंद की? रतन, हाँ, एक हार पसंद किया था, 1200 रुपये मांगते हैं। वकील, बस, और कोई चीज़ पसंद करो, तुम्हारे पास सिर की कोई कमी, कोई अच्छी चीज़ नहीं है। रतन, इस वक्त मैं एक हार लूँगी, आजकल सिर की चीज़ें कौन पहनता है। वकील, लेकर रख लो, पास रहेगी तो कभी पहन लोगी, नहीं तो कभी दूसरों को पहने देख लिया तो कहोगी मेरे पास होती तो मैं भी पहनती। वकील साहब को रतन से पति का सब प्रेम नहीं, पिता का सब स्नेह था। जैसे कोई स्नेही पिता मेले में लड़कों से पूछ पूछ कर खिलौने लेता है, वह भी रतन से पूछ पूछ कर खिलौने लेते थे। उसे कहने भर भी देरी थी कि उसके पास उसे प्रसन्न करने के लिए धन के सिवा और भी चीज़ ही क्या थी। उन्हें अपने जीवन का एक आधार की जरूरत थी, स्नेह आधार की। उसके सहारे वह तीन दशा में जीवन संग्राम में खड़े रह सके, कि जैसे किसी उपासक की प्रतिमा की जरूरत होती है, बिना प्रतिमा के वह किस पर फल चढ़ाए, किसे गंगा जल में नहलाए, किसे स्वादिष्ट चीज़ों के भोग लगाए। इसी भांति वकील साहब की भी अपनी जरूरत थी। रतन उनके लिए सने कल्पना मात्र थी, जिससे उसकी आत्मिक पिपासा शांत होती थी। कदाचित रतन के बिना उनका जीवन इतना ही सूना होता जितना आंखों के बिना मुखब। रतन ने केस से भी हार निकालकर वकील साहब को दिखाया और बोली, इसके 1200 रुपये मांगते हैं। वकील साहब की निगाह में रुपए का मूल्य आनंददायिनी शक्ति थी। अगर हार रतन को पसंद है तो उन्हें इसकी परवाह न थी। वकील साहब की निगाह में रुपए का आनंददायिनी शक्ति थी। अगर हार रतन को पसंद है तो उन्हें क्या परवाह थी कि इनके क्या दाम देने पड़ेंगे। उन्होंने चेक निकालकर जौहरी की तरफ देखा और पूछा, सच सच बोलो, कितना लिखूं? जौहरी ने हार को उलट पुलट देखा और हिचकिचाते हुए बोला, 1150 कर दीजिए। वकील साहब ने चेक लिखकर उसको दिया और वह सलाम करके चलता हुआ। रतन का मुख उस समय वसंत की प्राकृतिक शोभा की भांति विकसित था। ऐसा गर्व, ऐसा उल्लास उसके मुख में कभी न दिखाई दिया था, मानो उसे संसार की संपत्ति मिल गई है। हार को गले से लटकाए वह आनंद अंदर चली गई। वकील साहब का आचार विचार की नई और पुरानी प्रथाओं का विचित्र मेल था। भोजन वह अभी तक किसी ब्राह्मण के हाथ का भी ना खाते थे।
आज रतन के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने गई। अपनी कृतज्ञता को वह जैसे जाहिर करे। रामा कुछ देर तक बैठा। वकील साहब ने यूरोप गौरव गान सुनाता रहा। अंत में निराश होकर चला दिया। इसी के साथ हमारा 20 अध्याय समाप्त होता है। अब हम लोग 21 अध्याय अगले एपिसोड में देखेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। लेते हैं आप लोगों से विदा।